हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड, या इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं जीव जगत। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसे द लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड को जानने से पहले हमें अर्थ की स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। अर्थ किस तरह की स्ट्रक्चर अर्थ की पाई जा रही है, हमारी पृथ्वी की किस तरह की स्ट्रक्चर पाई जा रही है। तो उसमें सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पता करेंगे। फिर प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर क्या चेंजेज हुए हैं, पुराने वातावरण से नए वातावरण में क्या चेंजेज हुए हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो अर्थ वाला जो हमारा पार्ट है, अर्थ या हिंदी में इसे हम पृथ्वी कहते हैं। अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है, इसका सेंट्रल जो पार्ट है, या हिंदी में हम बोलें केंद्रीय जो भाग है, उस सेंट्रल पार्ट या केंद्रीय भाग को कोर या बेरी स्फीयर कहा जाता है। कोर या बेरी स्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। कोर या बेरी स्फीयर अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, उसके बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को कहा जाता है। शॉर्ट में इसे हम निफे भी कहते हैं, NIFE। अब इस निफे वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, जो अर्थ का सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर निकिल और आयरन जो एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं। इस भाग में निकिल और आयरन उपस्थित है, इसलिए इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, अर्थ का जो मिडिल पार्ट या मध्य वाला जो भाग है उसे मेंटल या पायरोस्फीयर कहा जाता है। मिडिल जो पार्ट है अर्थ का, मध्य वाला भाग, बीच वाला जो भाग होगा अर्थ का, उसे मेंटल या पायरोस्फीयर कहा जाता है, अर्थ के मिडिल पार्ट को। इसे शॉर्ट में SIMG, सिमैग कहा जाता है। सिमैग का मीन्स है इस पार्ट के अंदर या मिडिल पार्ट के अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। थर्ड जो पार्ट है अर्थ का आउटर पार्ट या बाहरी भाग जो अर्थ का है, उस आउटर पार्ट को क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी सबसे बाहरी जो हिस्सा है जिस पर हम रह रहे हैं वो क्रस्ट या लिथोस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है, और इसी का दूसरा नाम सियाल होता है। सियाल का मीन्स है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो एलिमेंट है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो तीन पार्ट्स अर्थ के हमने पढ़े हैं। एक सेंट्रल पार्ट कोर या बेरिस्फीयर कहलाएगा, मिडिल पार्ट मेंटल या पायरोस्फीयर कहलाएगा, आउटर पार्ट क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहलाता है। किस तरह से हम इनको डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये अर्थ वाला हिस्सा है, अर्थ का जो ये मिड वाला हिस्सा है ये इसका सेंट्रल पार्ट है। मिडिल बिल्कुल केंद्र वाला हिस्सा अंदर वाला, मिडिल पार्ट ये वाला हिस्सा हो गया इसका, ये सेंट्रल वाला हिस्सा है। सेंट्रल वाले हिस्से को क्या बोला है, कोर या बेरिस्फीयर।
दूसरा मिडिल वाला जो पार्ट है, ये मिडिल पार्ट, इस मिडिल पार्ट को मेंटल या पायरोस्फीयर बोला जाएगा। और लास्ट जो आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस आउटर पार्ट को क्रस्ट या लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो अर्थ को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, सेंट्रल पार्ट, मिडिल पार्ट और आउटर पार्ट। कोर, मेंटल क्रस्ट या बेरिस्फीयर, पायरोस्फीयर और लिथोस्फीयर। कोर का सेकंड नाम NiF है, निफे। निफे का मीन्स है इसमें निकल और आयरन पाए जा रहे हैं। मेंटल, इसको बोला जाता है सिमैक, SiMg, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जा रहे हैं। क्रस्ट सियाल बोला जाता है। सियाल का मतलब है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो एलिमेंट है वो अधिक मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सेंट्रल पार्ट, मिडिल पार्ट और आउटर पार्ट, इन 3 पार्ट्स के अंदर अर्थ को डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो अर्थ का वाटरी पार्ट जो होता है, वाटरी पार्ट ऑफ अर्थ, वाटरी पार्ट का मतलब है पृथ्वी के ऐसे हिस्से जहां पर पानी पाया जाता है, तो उस पार्ट को हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोस्फीयर यानी पृथ्वी का ऐसा भाग जहां पर पानी उपस्थित है, पानी पाया जा रहा है, उस भाग को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। गैसेज पार्ट जो है अर्थ का, उसे एटमॉस्फेयर बोला जाता है। लास्ट जो गैसों वाला जो हिस्सा है, गैस जो पाई जा रही है अर्थ के चारों तरफ एनवायरनमेंट में, तो जो गैसेज वाला जो हिस्सा है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। गैसेज पार्ट ऑफ अर्थ, गैस जो पाई जा रही है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इन सब गैसों से मिलकर जो गैसेज पार्ट बना है अर्थ का, उसको एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं अर्थ के, इन पार्ट्स के अंदर अर्थ का डिवाइडेशन किया गया है, सेंट्रल पार्ट, मिडिल पार्ट, आउटर पार्ट, वाटरी पार्ट और गैसेज पार्ट। गैसेज पार्ट को एटमॉस्फेयर कहेंगे। अब हम प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। इस समय जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है या वातावरण है, सबसे पहला तो हमें इसके अंदर ये याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। अब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि यहाँ जो अर्थ का गैसेज वाला पार्ट एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीकारी वातावरण भी हम इसको बोल सकते हैं, और इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर इसको कहा जाता है। प्रिमिटिव जो अर्थ थी, उस पर जो एटमॉस्फेयर पाया जाता था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि प्राचीन पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, इसलिए जो आधुनिक जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। ऑक्सीकारी एटमॉस्फेयर इस समय या प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। इस समय का वातावरण ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर टाइप का है। इसके अंदर कुछ गैसेज की मात्रा है, जैसे पहली गैस है CO2। कुछ प्रमुख गैसें जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, फर्स्ट गैस का नाम है CO2। इसकी परसेंटेज मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में है 0.03%। यानी गैसेज पार्ट जो अर्थ का, उसमें CO2 की मात्रा 0.03% है। ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा
20.83%, 20.83% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की मात्रा 78.03% 78.03% नाइट्रोजन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑर्गन की मात्रा 0.94% है। इसके बाद अदर गैसेज, जो भी इनके अलावा जो भी गैसेज बची है वो सारी गैसेज इसके अंदर रहेगी। H2O वेपर जलवाष्प, H2O वेपर हिंदी में इसे जलवाष्प बोला जाता है। और डस्ट जो है, डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इनकी मात्रा लेस देन 1% है। तो ये प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली गैस और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनकी परसेंटेज मात्रा है। इतनी प्रतिशत मात्रा में ये पाए जाते हैं प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में। CO2 0.03%, ऑक्सीजन 20.83%, नाइट्रोजन 78.03%, ऑर्गन 0.91%, अदर गैसेज H2O वेपर जलवाष्प, डस्ट धूल के कण 1% से कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन है। सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो गैस है नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पर जो गैस पाई जा रही है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। इसकी परसेंटेज मात्रा 20.83% है। थर्ड नंबर पर जो गैस पाई जा रही है वह है ऑर्गन 0.94%। और फोर्थ नंबर पर जो गैस पाई जा रही है वो है CO2 0.03% मात्रा में ये पाई जाती है। तो CO2 की मात्रा ऑर्गन की मात्रा से कम है, ऑर्गन की मात्रा ज़्यादा है और CO2 की मात्रा उससे कम होती है। सबसे ज़्यादा मिलेगी नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम ऑर्गन, उससे कम CO2। ये सभी गैसें मिलकर हमारे जो एटमॉस्फेयर है या प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसका फॉर्मेशन करती है। इनमें से CO2 जो है उसे फिक्स्ड एयर बोला जाता है। जो CO2 गैस है इसे फिक्स्ड एयर के नाम से भी जाना जाता है। फिक्स्ड एयर इसे क्यों बोला है? क्योंकि CO2 का उपयोग पौधे करते हैं और इसके उपयोग के द्वारा वो खाद्य पदार्थ बनाते हैं। यानी इस गैस का फिक्सेशन पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस क्रिया में या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किया जाता है, इसलिए इसे फिक्स्ड एयर बोला जाता है। दूसरी जो ऑक्सीजन गैस पाई जा रही है उस ऑक्सीजन गैस को वाइटल एयर के नाम से जाना जाता है। O2 जो गैस है इस O2 को वाइटल एयर बोला जाता है। वाइटल एयर का क्या रीज़न है कि जो पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। श्वसन क्रिया में इनके द्वारा ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। जीवों की जीवन के लिए या लाइफ प्रोसेसेस के लिए यह गैस आवश्यक है, इसलिए इसे वाइटल एयर, जैविक हवा, जैविक वायु के नाम से जाना जाता है। ये प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट जो गैसेज हैं उन गैसेज की परसेंटेज मात्रा है। इनमें हमें मेन चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम ऑर्गन और उससे कम CO2 गैस पाई जा रही है। इसके बाद प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की हम बात करें। प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग इसलिए था क्योंकि उस समय पर जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था उसको बोला जाता है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। उस समय पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं थी, ऑक्सीजन गैस एब्सेंट थी और हाइड्रोजन जो गैस है वो पाई जा रही थी। जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें उस समय पाई जाती थी, इसलिए उसे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है।
तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता था। प्राचीन समय में जब पृथ्वी पर जीवन का विकास प्रारंभ हुआ था, उस समय पर कौन कौन सी गैसें एटमॉस्फेयर या वातावरण के अंदर पाई जाती थी। उस समय के वातावरण को प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहते हैं और उस समय पाई जाने वाली गैसों का हमको इसके अंदर स्टडी करनी है। सबसे फर्स्ट ये याद रखना है, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग का मतलब होता है अपचयनकारी वातावरण। प्राचीन समय का जो वातावरण था वह अपचयनकारी प्रकार का वातावरण था। और इसमें हमें ध्यान ये रखना है, ऑक्सीडाइजिंग जो एनवायरनमेंट है या ऑक्सीडाइजिंग जो वातावरण है उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग के अंदर नए प्रकार से हम लाइफ को फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग में किसी चीज़ का अपघटन होता है, जबकि रिड्यूसिंग जो एटमॉस्फेयर है उसमें किसी चीज़ का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण क्रिया अपघटन करने वाली क्रिया है और रिड्यूसिंग जो क्रिया है वह एक अपचयनकारी जो क्रिया है वह बनाने वाली क्रिया है। इसलिए प्राचीन समय में इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर लाइफ उत्पन्न हुई थी। जो जीवन है उसकी उत्पत्ति इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर हुई थी। सेकंड पॉइंट, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसके अंदर ऑक्सीजन गैस एब्सेंट थी। प्राचीन समय का जो वातावरण है, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है उस समय पर फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थी। जो मुक्त ऑक्सीजन पाई जाती है वो फ्री O2 एब्सेंट थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर। थर्ड, इस समय की जो मेन गैसें थी, प्रमुख गैसें जो है इस समय जो पाई जाती थी, सबसे पहले तो हाइड्रोजन अपचयनकारी गैस है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती थी। जल वाष्प, वाटर वेपर या फिर हम बोल सकते हैं जल वाष्प। थर्ड, CH4 को बोला जाता है मैथेन गैस। अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस समय पर पाई जाती थी। कार्बाइड्स और HCN, कार्बाइड्स और HCN। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हाइड्रोजन है, जल वाष्प है, मेथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बाइड्स है और HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। ये प्रमुख गैसें प्राचीन समय के वातावरण में या अपचयनकारी वातावरण में पाई जाती थी। ये पाँचों छह जो गैस हमने लिखी है ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की प्रमुख गैसें हैं। और अभी मैंने बताया ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है या जीवन की जो उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार के वातावरण में ही संपन्न हो सकती है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में। जीवन की जो उत्पत्ति है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर या अपचयनकारी वातावरण में ही हो सकती है। जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में ही संभव है, पॉसिबल है। इसीलिए अब कोई नए जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इस समय जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है वह ऑक्सीडाइजिंग प्रकार का वातावरण है। पिछला जो था प्रिमिटिव, जब स्टार्ट हुआ जीवन की उत्पत्ति होना उस समय पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, इसलिए लाइफ का ओरिजिन हुआ था। इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम बात करें, ओरिजिन
ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति जो है वो वाटर के अंदर संपन्न हुई है। यानी पहला जो जीव है वह फर्स्ट टाइम जो जीव बना है, फर्स्ट टाइम लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है वह जल के अंदर या वाटर के अंदर संपन्न हुई है। इसीलिए वाटर को क्रेडल ऑफ लाइफ बोला जाता है। वाटर जो है उसे क्रेडल ऑफ लाइफ, हिंदी में हम बोले जीवन का पालना, इस नाम से पानी या जल या वाटर को जाना जाता है। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति, सबसे पहला जो जीवन है, सबसे पहली जो लाइफ है, सबसे पहली जो कोशिका है, उसकी उत्पत्ति पानी के अंदर संपन्न हुई है। अब पानी के अंदर संपन्न होने का क्या कारण है? पानी की हम जल की विशेषता जानते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन में संपन्न होती है। तो जब सेल्स बनना स्टार्ट हुआ था तो जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसके लिए वाटर ने एक अच्छे मीडियम का काम किया है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन से पहले मॉलिक्यूल्स बने, आरएनए, डीएनए, इनका फॉर्मेशन हुआ, फिर नई एक सेल का प्रोडक्शन हुआ। तो सीधा सा याद ही रखना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई है, इसलिए पानी को क्रेडल ऑफ लाइफ या जीवन का पालना भी कहा जाता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन है, हम ये बोलते हैं कि जो चंद्रमा है उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन क्या है? चंद्रमा जो है या मून जो है उस पर वाटर एब्सेंट है, वाटर नहीं पाया जाता है, वहाँ पर पानी उपस्थित नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाइफ जो है उसकी ओरिजिन या लाइफ की उत्पत्ति संपन्न नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ पर पानी है नहीं है। क्योंकि पानी होगा तो ही नया जीवन या नई लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस हो सकती है। तो चंद्रमा पर जीवन नहीं पाए जाने का कारण भी पानी की कमी है, वहाँ पर पानी नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जीवन की जब उत्पत्ति हुई है उस समय हमारे वातावरण में ऑक्सीजन गैस एब्सेंट थी। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। जीवन की उत्पत्ति के समय वातावरण में ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी, ऑक्सीजन गैस पूरी तरह से एब्सेंट थी। बाद में इस ऑक्सीजन गैस की मात्रा में वृद्धि हुई और अब आधुनिक वातावरण में यह लगभग 21% मात्रा में पाई जाती है। तो ये सिंपल सा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा है। अपचयनकारी था, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थी, मेन गैसेज H2, जलवाष्प, मेथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड, HCN थे। जीवन की उत्पत्ति रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि रिडक्शन जो प्रोसेस है उसमें निर्माण होता है, जबकि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें टूटने की क्रिया होती है, विखंडन की क्रिया होती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर में हुई है, इसलिए इसे क्रेडल ऑफ लाइफ या जीवन का पालना कहते हैं। चंद्रमा पर जीवन क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है और ऑक्सीजन, प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट थी, या ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। ये मेन पॉइंट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर या प्राचीन समय में जो वातावरण था उसके अंदर है। प्राचीन समय के वातावरण के अंदर ये विशेषताएं पाई जाती थी। इसके बाद जो फॉर्मेशन, जो अर्ली मॉलिक्यूल्स बने हैं प्रारंभिक समय में जब जीवन स्टार्ट हुआ है, तो जो मॉलिक्यूल्स बने हैं वो किस तरह निर्मित हुए हैं उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स।
यानी प्रारंभिक समय में जब जीवन स्टार्ट हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, अर्ली सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स अणु बने हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अभी गैसें पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के अंदर गैसेज थी। तो गैसेज जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के अंदर थी, भाई प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा CH4 थी, मैथेन, NH3 थी, H2O प्रेजेंट था, H2O वेपर के रूप में प्रेजेंट था, हाइड्रोजन गैस उस समय पर प्रेजेंट थी, कार्बाइड्स प्रेजेंट थे, और प्रमुख गैस कौन सी प्रेजेंट थी, CO2। ये सभी गैसें प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में पाई जा रही थी, CH4, NH3, H2O, जल वाष्प, हाइड्रोजन, कार्बाइड्स और CO2। इन पर क्या हुआ, जो वाटर था उसका इवोपरेशन हुआ या जल का बाष्पीकरण हुआ, जल के बाष्पीकरण की क्रिया हुई, वाटर के एवोपरेशन की क्रिया हुई, वाटर एवोपरेशन या जल के बाष्पीकरण की क्रिया हुई। क्योंकि बाष्पीकरण इसलिए हुआ क्योंकि प्रारंभिक समय में पृथ्वी का टेम्परेचर हाई था, तो उसके कारण पानी जो है बाष्प बनकर ऊपर की ओर वातावरण में गया। ऊपर की ओर वातावरण में गया तो इसका प्रभाव ये हुआ कि लगातार वर्षा उत्पन्न हुई या रेन उत्पन्न हुई। पानी का वाष्पीकरण हुआ, ऊपर के वायुमंडल के अंदर, वातावरण के अंदर गया, ऊपर के जाने के बाद उसके द्वारा कंटिन्यूस क्या की गई, रेन या बारिश को किया गया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय की हम ये बात कर रहे हैं, जल का वाष्पीकरण हुआ, लगातार वर्षा हुई। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल शॉक, अभी भी हम देखते हैं बारिश के टाइम पर जो बिजली चमकती है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक वर्ड लिया इलेक्ट्रिकल शॉक्स। एक वॉल्केनो, जो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, उनके प्रभाव से यूवी रेज और कॉस्मिक रेज, यूवी किरणें और कॉस्मिक किरणें, इन सब के मिले जुले प्रभाव से फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ। ये सारी प्रोसेसेस हुई जिसके कारण क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी जो सरल अणु हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सरल कार्बनिक जो अणु हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन सब क्रियाओं से सरल प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बने। अब सरल प्रकार के कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, लाइक ऑर्गेनिक एसिड, या इनको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, सरल प्रकार का एक कार्बनिक पदार्थ है। अमीनो एसिड, एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड में भी दो हमको मेनली याद रखने हैं जो सबसे सरल प्रकार के बने थे, ग्लाइसिन और लाइसिन। ग्लाइसिन एंड लाइसिन, इन दो प्रमुख प्रकार के जो सरल अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल जो है, उनका निर्माण हुआ था। फर्स्ट ग्लाइसिन, सेकंड वाला जो सरल अमीनो एसिड है उसका नाम है लाइसिन। और सिंपल शुगर्स बनी, एंड सिंपल शुगर्स, जो सरल शर्कराएं होती हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन सिंपल शुगर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सारी ऐसे थी उस समय के एटमॉस्फेयर में, जल के बाष्पीकरण हुआ, रेन, लगातार बारिश, इलेक्ट्रिकल शॉक, वॉल्केनो के प्रभाव, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, इनके कारण इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे ऑर्गेनिक एसिड का, अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, लाइसिन का और सिंपल शुगर का निर्माण हुआ। ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बाद में
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इनसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पहले सरल प्रकार के अणु बने, उन सरल प्रकार के अणुओं से फिर जटिल प्रकार के अणु बने। अब जटिल प्रकार के कौन से अणु हैं, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड, फैट, वसा, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए। इनके एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में हम बोल सकते हैं जो जटिल शर्कराएं हैं, जैसे सेल्यूलोज है, एक जटिल शर्करा है, उसका निर्माण हुआ, तो लाइक पॉलीसैकेराइड। जटिल प्रकार की शर्कराएं बनी, फैट, वसा का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स बने, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, आरएनए का निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन या निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो पृथ्वी है उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उनका फॉर्मेशन हुआ है। अब एक बार इसको हम फिर से समझते हैं कि अर्ली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस प्रकार से बने हैं और उनसे फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस तरह से बने हैं। एंड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट गैसें हैं CH4, NH3, H2O, H2 कार्बाइड्स और CO2। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी गर्म थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, पानी का वाष्पीकरण हुआ, वाष्प बन के जब वो ऊपर उड़ा तो उसके कारण लगातार बारिश हुई। इनके प्रभाव से जो बारिश के समय इलेक्ट्रिकल शॉक जो होते हैं, उनके प्रभाव में वोल्केनो, ज्वालामुखी के प्रभाव से, यूवी रेज और कॉस्मिक रेज के प्रभाव से इन गैसों ने मिलकर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सरल कार्बनिक अणु बनाए। सरल कार्बनिक अणु जैसे ऑर्गेनिक अम्ल बनाए, अमीनो एसिड, ग्लाइसिन और लाइसिन बनाए और सिंपल शुगर्स का फॉर्मेशन किया। इन सिंपल शुगर्स से वाटर के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर ही फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ। जटिल प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो बने, जैसे पॉलीसैकेराइड, फैट, वसा, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो इस टाइप से, इस मेथड से, इस तरीके से पृथ्वी पर पहले अर्ली मॉलिक्यूल्स बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उन सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ने आगे जाकर सेल का फॉर्मेशन किया। पहली जो सेल है या कोशिका है उसके फॉर्मेशन का काम इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने किया था। और ये जो पूरी प्रोसेस है जो हमने पढ़ी है, इसको वैज्ञानिक मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया था। ये पूरी प्रोसेस इस तरह से हुई है, इसको अपने एक्सपेरिमेंट से बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है मिलर। मिलर नामक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने प्रयोग करके इस पृथ्वी पर जो अर्ली मॉलिक्यूल्स बने हैं इस प्रक्रिया को कंफर्म किया था कि उसने लैब के अंदर पहले जो प्रिमिटिव अर्थ थी उस तरह का वातावरण बनाया। इन सिंपल जो मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, सिंपल शुगर, इनको रखा, इलेक्ट्रिक शॉक उसके अंदर दिया, यूवी रेज दी, पानी का भी उसके अंदर उपयोग किया और उसने लैब में इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्राप्त किया। और इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया था, मिलर ने अपने प्रयोग के द्वारा, मिलर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से, कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वह इसी तरीके से संपन्न हुई है। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे ऑपेरन और हर्ल्डेन, दो साइंटिस्ट हैं। पहले का नाम ऑपेरन, दूसरे का नाम हर्ल्डेन। इन दोनों के द्वारा एक हाइपोथेसिस दी गई थी, एक परिकल्पना इनके द्वारा दी गई थी कि जो पृथ्वी पर प्रारंभिक समय में जो गैसेस थी उनके ऊपर एनर्जी ने क्रिया की
और अर्ली एटमॉस्फेयर में इन गैसों पर जब एनर्जी ने अपनी रिएक्शन की, ऊर्जा के द्वारा एनर्जी जब इन गैसों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया तो उसके कारण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। इन्होंने एक सिंपल हाइपोथेसिस दी है, प्राचीन समय के जो वातावरण की गैसें हैं उन पर एनर्जी, ऊर्जा का प्रभाव पड़ा, ऊर्जा ने अपना प्रभाव दिखाया और उसके कारण जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका निर्माण हुआ। इस हाइपोथेसिस को प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का नाम मिलर है। मिलर ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी प्रकार से संपन्न हुई है, इसी प्रकार से पृथ्वी पर जो जीवन है वो बना है। पहले बताया ऑपेरन हल्डेन ने एक हाइपोथेसिस दी कि इन गैसों पर एनर्जी या ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा के प्रभाव से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, उसे प्रयोग द्वारा मिलर नामक साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर वो है कि फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स कौन सा था, पहला जीवित अणु कौन सा था, आरएनए था, डीएनए था या प्रोटीन था। उसके बारे में हम अगले टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे।